हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं प्रतिदिन आपके लिए 2 क्लास, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में आपके लिए विभिन्न विषयों पर टॉपिक पर लेकर आपके लिए क्लास में आता हूं। पहला सुबह में मॉर्निंग कैप्सूल होता है जिसमें बहुत तरह के टॉपिक होते हैं और इवनिंग में आपके लिए साइंस का क्वेश्चन लेकर आता हूं। लेकिन आज साइंस के क्वेश्चन आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मौलिक अधिकार, बिल्कुल मौलिक अधिकार को लेकर आया हूं, जिसका पहला वीडियो आपको इससे पहले मिल चुका है, तो आप वहां जाकर मौलिक अधिकार के पहले वीडियो को देख सकते हैं। आज मौलिक अधिकार को इवनिंग में डालने के विषय में एक कहीं ना कहीं आप ही के द्वारा एक शिकायत की गई कि सर टॉपिक वाइज पूरे कंप्लीट कराइए, तो बिल्कुल मौलिक अधिकार को मैं कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद दूसरे टॉपिक को पकड़ूंगा। तो आप लोगों के ही इस पर कहीं ना कहीं डिमांड पे मैं ऐसा करता था कि अलग अलग टॉपिक को लेकर आता था, लेकिन बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को उठाइए तो उसको अंत करने के बाद ही कुछ और करना है। तो आज मौलिक अधिकार को लेकर चल रहे हैं और मौलिक अधिकार को समाप्त करने के बाद किसी अन्य टॉपिक को उठाएंगे और बड़ा ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोग वहां पे समता या समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से लेकर हम लोग 18 तक देख चुके थे। आज स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक को देखेंगे और बड़ा ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, चूंकि स्वतंत्रता का अधिकार हमें बहुत तरह की स्वतंत्रता हमें मौलिक अधिकार के तहत दिया गया है संविधान में, उन सभी को जानेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 को देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 को अलग अलग खंडों में विभक्त किया गया है, अर्थात इसको मूल संविधान में 7 खंडों में विभाजित किया गया है। तो यहां पर क से लेकर आपको 6 तक ये अलग अलग खंडों में है, लेकिन अनुच्छेद 19 के 6 अंग्रेजी में F 19 उसको वहां से विलोपित किया गया है, क्योंकि वह संपत्ति का अधिकार था। और जैसा कि आप जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो उसके बाद उसको वहां से हटा दिया गया और उसको 300 क के तहत संविधान में एक अलग अनुच्छेद उसको दिया गया। तो ये अब हमारे पास जो हो जाएंगे वह यहाँ पर स्वतंत्रता अधिकार के तहत 19 के तहत आपको है सो केवल 6 खंड दिए गए हैं। अब 19 का क है, 19 के क में बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, ये है बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। आप अपनी बातों को कहीं भी सहजतापूर्वक एक सापेक्ष दृष्टिकोण में, एक अच्छे लफ्जों में, अच्छे भाषा में, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं तो आपकी बोलने का अर्थ का अनर्थ बन रहा है और बहुत सारी चीजें इनसे बनती चली जा रही है, बिल्कुल नहीं, वैसे नहीं। तो आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन किसी भी अपशब्द, अश्लील या इस तरह के गलत लैंग्वेज में नहीं। आप खुल के अपनी बातों को कहीं रख सकते हैं, बोल सकते हैं, इस तरीके की आपको स्वतंत्रता मिली है। और फिर प्रेस की स्वतंत्रता, जैसा कि जानते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस एक ऐसी स्वतंत्रता और प्रेस को हर किस पर ना तो सरकार का दबाव है, ना इस पर है सो कहीं किसी तरह की कोई व्यक्ति विशेष का इस पर दबाव होता है। ये पूरे तरीके से निर्बाध रूप से, और यह मौलिक अधिकार में इसको यह अधिकार मिले हुए हैं। बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, कभी उसके आंसर में 19 रहते हैं तो कभी 19 क रहते हैं, तो यहां ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा है आपको अनुच्छेद 19 ख, अनुच्छेद 19 ख, और अनुच्छेद 19 ख के अंतर्गत आपको है कि बिना शस्त्र शांतिपूर्वक एकत्रित होने और सभा करने का आयोजन, सभा करने का की स्वतंत्रता। तो 2 शब्द आ गए, बिना शस्त्र शांतिपूर्वक, बिना शस्त्र शांतिपूर्वक सभा का आयोजन करने की स्वतंत्रता, सभा का आयोजन करने की स्वतंत्रता। तो ये यहां पर 2 चीज यहां जोड़े गए। आप सभा कर सकते हैं, लेकिन क्या है, बिना शस्त्र का, किसी प्रकार का कोई आर्म्स नहीं होना चाहिए और शांतिपूर्वक हो हल्ला हंगामा इससे नहीं होना चाहिए। तो ये आपको सभा करने की स्वतंत्रता यहां दिया गया अनुच्छेद 19 ख में। अब आइए अनुच्छेद 19 ग में। 19 ग में आपको देता है कि आप संस्था या संघ का निर्माण कर सकते हैं। तो संस्था या संघ
बनाने की स्वतंत्रता, संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता यहां आपको दिया गया है। आवश्यकता अनुसार आप संस्था का गठन कर सकते हैं या संघ बना सकते हैं, तो ये दिया गया है। फिर अनुच्छेद 19 के घ में है आपको कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप निर्बाध रूप से आप घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, आपको वहां पे नहीं रोका जा सकता। तो क्या है, भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी क्षेत्र में आवागमन एवं भ्रमण की स्वतंत्रता, आवागमन एवं भ्रमण की स्वतंत्रता यहां पर है आपको। और उसके बाद 19 अनुच्छेद 19 का अंग है, और यहां पर आपको है 19 के अंग में कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको बसने की या निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। अब वह बंदा जो है सो कहीं भी जाकर आपको बस सकता है, जमीन खरीद सकता है, वहां रह सकता है। पहले क्या थे, एक अपवाद थे कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अब वह इसमें भी अपवाद समाप्त हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी अब आप बस सकते हैं, वहां जमीन ले सकते हैं। तो ये कि यह इसके अंतर्गत आ गया। और फिर आता है अनुच्छेद 19 का 6, चूंकि 6 हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको 6 है सो विलोपित किए जा चुके हैं। तो 19 के 6 में है जीविकोपार्जन हेतु इच्छित व्यवसाय करने का या इच्छित जीविकोपार्जन के लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो इच्छित जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता है यहां पे। अब ये देखिए, ये आपको 6 हो गए, आपको याद कर लेना चाहिए। तो यहां पर पहला क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल जानते हैं, पहला बोलने की या फिर प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है, तो दूसरा में आप है सो बाहर में आप है सो शांतिपूर्वक, उसमें 2 टर्म आते हैं, एक तो होते हैं शस्त्र, बिना शस्त्र के, और शांतिपूर्वक एकत्र होकर सभा करने की स्वतंत्रता दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया, संघ और संस्था का निर्माण आप कर सकते हैं, तो यह आपको मौलिक अधिकार के। चौथा क्या हुआ कि कहीं देश में भ्रमण कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने आप निर्बाध रूप से जा सकते हैं। यह आपका क्या हो गया, चौथा, अर्थात अनुच्छेद घ अंग, अर्थात 5वां, अनुच्छेद 19 के 5वां। तो 5वां में क्या हुआ, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप है सो बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। पहले अपवाद था जम्मू कश्मीर, उसको हटा दीजिए। और फिर लास्ट आपको जो चूंकि संपत्ति का अधिकार आ गया तो वो हटा दिया गया, विलोपित कर दिया गया, उसको 300 क के तहत वहां पे आपको समाहित कर दिया गया हमारे अनुच्छेद में, तो यहां से हटा दिया गया। अब आते हैं आपको 19 का 6, जिसके तहत आपको जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय करने की आपको स्वतंत्रता है। तो चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते, ये अनुच्छेद 19 हो गया, अनुच्छेद 20 की ओर बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, संबंध में संरक्षण। दोस्तों यहां पर बताएंगे कि इसके तहत अनुच्छेद 20 का अगर कोई व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है तो फिर उसके लिए कानून के तहत दंड निर्धारित है, बिल्कुल। तो उस संबंध में उनके साथ कोई गलत ना हो, इसके लिए संविधान में हमारे इस अनुच्छेद के अंतर्गत, अर्थात अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पहला है कि दोहरे दंड के विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को अगर कोई घटना उससे घट जाती है, किसी भी प्रकार का वह अपराध करता है, तो एक ही अपराध के लिए उसे 2
सजाएं या दो तरह के दंड नहीं दिए जा सकते हैं। मसलन यहाँ समझ लीजिए, एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बताते हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा हमको बताते हैं कि कोई व्यक्ति को आपके पड़ोस में किसी व्यक्ति से आपको झंझट हो जाती है और मारपीट हो जाता है, तो फिर उसके एक कांड अंकित किए जाते हैं, घटना वह थाने में अंकित किए जाते हैं। उसके विरुद्ध में एक केस अलग अंकित होता है। उसी को लेकर वह बंदा फिर मार्केट में जाता है और वहां पर घेर कर अगर 10 लोगों के साथ फिर मारपीट हो जाती है, तो वह एक अलग कांड अंकित नहीं होगा, चूंकि इसी से जुड़ा हुआ वह कांड है, तो इसी घटना में वह जुड़ेगा और वह उसके लिए अलग कहीं से किसी भी प्रकार के दंड नहीं दिए जा सकते हैं। तो सभी एक साथ ही एक सूत्र में जुड़ेंगे, तो इसीलिए दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है। एक घटना के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। तो यहां पर होगा दोहरे दंड के विरुद्ध अधिकार। दोहरे दंड के विरुद्ध अधिकार अगर इस तरीके का होता है तो फिर आप है सो इसके लिए आपको अधिकार दिए गए हैं और आप है सो न्यायालय में इसके विरोध में आप दायर कर सकते हैं रिट को। तो आपको है सो दोहरे दंड का यहां पे आपको है सो विरुद्ध अधिकार दिया गया। दूसरा है पूर्व व्यापी कानून, अर्थात जिस समय में यह वारदात हुई, घटना हुई, जिस समय में, उस समय में जो कानून थे, जो न्याय की व्यवस्था थी, जो दंड की व्यवस्था थी, वही दंड आपको दिए जाएंगे, न कि आज। चूंकि आप जानते हैं न्यायिक प्रक्रिया में समय काफी लग जाते हैं और जो आज से 10 वर्ष पहले जो घटना घटी थी, हो सकता है कि 10 वर्ष के बाद वो जो है सो दंड विधान बदल जाए और दंड की प्रक्रिया बदल जाए। तो नहीं, आज के अनुसार उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि आज से 10 साल पहले जब भी वो घटना हुई थी उसके अनुसार जो दंड प्रक्रिया थी उसी के तहत उसे सजा दी जाएगी। तो यहां पर है क्या, पूर्वव्यापी, आपको पूर्वव्यापी कानून जो है सो यहां लागू रहेंगे। पूर्वव्यापी कानून लागू रहेंगे। तीसरा आपको दिया गया है इसके तहत, तीसरा व्यवस्था क्या किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, चूंकि घटना अपराध जो किया तो वही अपराधी है और अपराधी को मालूम है कि उसने क्या अपराध किया है, तो फिर जब वह न्यायालय में जाता है तो वहां पर उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप घटना को पूरे तरीके से आप बताइए, अर्थात आप गवाही दीजिए कि क्या क्या बातें हुई थी, उसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको तीसरा है जिसके तहत है सो आपको व्यक्ति को जो है, व्यक्ति को गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, व्यक्ति को गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब आप अनुच्छेद 20 को समझ गए होंगे। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अर्थात ये जो है सो आपको कानून, न्यायालय, ये न्यायालय की बात है, अर्थात न्यायालय के द्वारा यह सब कुछ आपको यहां पर प्रावधान मिल रहे हैं। क्या, अब जैसे पहले दोहरे दंड के विरुद्ध अधिकार, तो आपको दंड कौन देगा, न्यायालय देगा। फिर पूर्वव्यापी कानून, तो ये भी कानून, चूंकि दंड देने की बात है तो कानून न्यायालय के पास है और उसके आधार पे वो है सो उसका दंड निर्धारित करेंगे। तीसरा क्या है, व्यक्ति को, यह भी न्यायालय। तो आप इसको जरूर से ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 20 का संबंध न्यायालय से है, न्यायालय से है। चूंकि आप जब अभी आगे 22 में बढ़िएगा तो वहां पर कंफ्यूजन आपको होंगे, तो इसीलिए 20 को आप पूरे तरीके से ध्यान रखेंगे कि इसका संबंध जो है न्यायालय से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 21 को देखते हैं। और अनुच्छेद है 21 है आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। बिल्कुल, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, प्राण एवं दैहिक, बिल्कुल जीने के लिए और हमारे शरीर को
इससे जुड़े हुए स्वतंत्रता का संरक्षण यहाँ दिया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को जो है सो खास करके वैसे व्यक्ति को छोड़कर जिन पर कानून जो है या दंड प्रक्रिया के तहत उसको वैसी सजाएं हो चुकी है जो फांसी, यदि उसको फांसी की सजा हो जाती है, तो वैसे व्यक्ति को छोड़कर या कानूनी प्रक्रिया के तहत दंड व्यवस्था को जो दिया गया है उसको छोड़कर किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो ये आपको है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब इसके अंतर्गत 21 के अंतर्गत एक और दिया गया है जो जोड़ा गया है आपको, वह है 21 क, अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 21 का। और जैसा कि आप जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा यह है सो 2002 में यह जोड़ा गया है। तो ये आपको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया है। संविधान संशोधन 2002 में यह किया गया है, 2002 में लाया गया था। और यह क्या है, तो यह जो है सो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आपको यहां दिया जाता है। अर्थात उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। निःशुल्क शिक्षा देने का दायित्व जो है वह राज्यों पर है। राज्य को निर्धारित करना है कि इन्हें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कैसे देना है, तो यह निर्धारित करना है। तो यहाँ पर 2 आ गया, एक 21 नंबर है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यहाँ पे, और दूसरा क्या है आपको है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार यहाँ दिया गया है। अब अंतिम हम लोग आते हैं और अनुच्छेद 22 के तहत आते हैं। तो चलिए हम लोग 22 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, में संरक्षण। अब यहां पर आइए, ये बातें गिरफ्तार कौन करते हैं, पुलिस करती है। तो पुलिस को यहां पर पुलिस पर कुछ यहां पर 3 व्यवस्थाएं की गई है जिसके तहत पुलिस जब गिरफ्तारी करती है तो फिर क्या होंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, एक चीज यहां पर हम बताएंगे कि पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे तक वह उसको गिरफ्तार करके रख सकती है। लेकिन अब यहां पर हमारे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, यदि उसकी गिरफ्तारी हो जाती है उस व्यक्ति को, तो सबसे पहला काम क्या है कि उसे यह जानने का अधिकार है कि उसे जो हिरासत में लिया गया है आखिर क्या कारण है। तो कारण जानने का अधिकार, कारण जानने का अधिकार पहला हो गया, उसको जानने का अधिकार पुलिस से हो गया, कारण जानने का अधिकार। दूसरा हो गया उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा पुलिस को। तो 24 घंटे के अंदर संबंधित दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुति, संबंधित दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुति ये आपको पुलिस को करना है कि उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर वो जहां पर न्यायिक व्यवस्था जो बनी हुई है, मजिस्ट्रेट जो हैं वह उसको न्याय देंगे, तो वहां पर 24 घंटे के अंदर उसको उपस्थापित करें और वहां पर है सो जो वह दंडाधिकारी हैं वह निर्णय लेंगे उसकी साक्ष्य या जो भी उसके आधार पे, और यदि अगर वह अपराधी सिद्ध होता है तो उसे जेल भेजेंगे, अगर वह अपराधी सिद्ध नहीं होता है तो वहीं से उसको है सो बरी कर देंगे। तो ये आपको दूसरा आपको, और तीसरा क्या है, तीसरा में हो जाता है कि वह मनपसंद अपने वकील को है सो परामर्श लेने का अधिकार उसके पास होगा। तो मनपसंद वकील से सलाह लेने का या कानूनी अधिकार उसको होगा।
तो मन पसंद वकील करने का, मन पसंद वकील कर कानूनी सलाह लेने का अधिकार होगा उसे, कानूनी सलाह लेने का अधिकार, लेने का अधिकार। यहाँ तो यहाँ पर उसको 3 तरह के आपको अधिकार मिलते हैं इस मौलिक अधिकार के तहत, जो कि आपको पुलिस से है। पुलिस में गिरफ्तारी के पश्चात पहला है कि उसको कारण जानने का अधिकार है कि मुझे गिरफ्तारी किस लिए किया गया। दूसरा है कि 24 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी के समक्ष उसको उपस्थापित पुलिस को कराना है। और तीसरा है कि वह मनपसंद वकील को ठीक करके उससे कानूनी सलाह ले सकता है। तो यह व्यवस्थाएं किसके तहत हो गई? यह हो गई पुलिस के तहत। तो हम इससे पहले आपको बताए थे कि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद जो 20 था वह किससे था? न्यायालय से। और यहां अनुच्छेद 22 किससे? पुलिस से। कंफ्यूजन इसमें होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग जो यह है सो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है उसको यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों एक चीज, वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो बिल्कुल अगर पसंद आए तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं।